गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंचल गुड इवनिंग, और बाकी लोग भी आ जाइए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। और रोज़ की तरह बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के इस क्लास में। और पहला हमारा क्वेश्चन शुरू होता है हिस्ट्री से। तो इसका आंसर दो सभी लोग। आवाज़ जा रही है मेरी? चंचल सभी लोग एक बार बता दें, आवाज़ जा रही है मेरी? तो इसका आंसर दो सभी लोग। आवाज़ जा रही है मेरी? ओके। नितेश, मैं अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हो? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हिस्ट्री से लिया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड कैनिंग। जल्दी से आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। आप सभी लोग आंसर दो। तब तक आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि 1857 के समय अपने भारत देश में क्या हुआ था, क्या हो रहा था, आखिर ये रिवोल्ट क्यों हुआ। तो इसके पीछे स्टोरी अगर देखें तो बहुत सारे रीजन थे ये जो रिवोल्ट हुआ था। इकोनॉमिक काज था, सोशल काज था, रिलीजियस काज था, पॉलिटिकल काज था। तो हम हर एक फैक्टर को बहुत ही आसानी से समझेंगे और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है, जब ये हो रहा था 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश की पॉलिसीज कुछ थी, उसके प्रति लोग काफ़ी गुस्सा थे। जैसे डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था तो लोग काफ़ी गुस्सा थे। और ये ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो 1813 वाला जो चार्टर एक्ट आया था तो क्रिश्चियंस को भी भारत में आने के लिए अलाउ किया गया था। और इसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो इससे भी लोग काफ़ी गुस्सा थे। 1829 में सती प्रथा के प्रति एक्ट आया था और 1856 में विडो रीमैरिज पर एक्ट आया था। तो इससे भी लोग काफ़ी गुस्सा थे कि हमारे देश में ये हमारे जो रीतियां हैं उसको चेंज कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा था। और इसके साथ ही जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आपको पता है लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था और ये बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो इससे भी जो लोग थे गुस्सा थे। और इसके साथ ही जो हैंडीक्राफ्ट होती थी, कंपनियां थी, उस समय जो ट्रेडिशन चल रहा था वो ब्रिटिश जो थे वो वन फ्लो वाला जो वो कर रहे थे बिजनेस, उसकी वजह से ये भी नष्ट होता जा रहा था। तो बहुत सारे रीजन थे। और फाइनली उस समय जो लॉर्ड कैनिंग था उसके समय में 1857 का रिवोल्ट होता है। सविता गुड इवनिंग, जल्दी से आंसर दो और बाकी लोग भी आंसर दो। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में हल्का सा जान लो। ये फर्स्ट वायसराय था भारत का, ये फर्स्ट वायसराय बना था। और क्वेश्चन पूछ ले कि लास्ट, सबसे लास्ट अगर पूछ ले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ ले तो ये भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो ये सब इतने सारे रीजन हो रहे थे। तो क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम हल्का सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इसमें ये पूछ लेता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो कई जगहों पे ये हो रहा था। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन लीड कर रहा था, जनरल बख्त खान। कानपुर में कौन था, नाना साहेब थे। लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल थी। बरेली में कौन था, खान बहादुर था। बिहार में कौन था, कुंवर सिंह था। फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। झांसी में तो सभी लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी। और बागपत में कौन था, शाहमल। बागपत यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जी। खुशबू कैनिंग लास्ट, जी बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि जब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और इनको कौन वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर था जो इनको हराया था, तो उसका नाम था सर हुइज रोस। सर हुइज रोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। हल्का सा और हम जानेंगे इस समय ये रिवोल्ट होता क्यों है। तो बहुत सारे रीजन थे, लेकिन जो तुरंत का रीजन था जो ये कॉज होता है, ये रिवोल्ट होता है, तो सबसे पहला रीजन था इनफील्ड राइफल।
उस समय ब्रिटिश कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करती है। और इनफील्ड राइफल जो यूज करती है वो ऐसा अफवाह फैल गया कि ये गाय और सूअर के मांस से बनाया जाता है। तो जितने भी लोग थे उसमें हिंदू मुस्लिम के एक दूसरे में बहुत अच्छी एकता थी, उसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना विवाद नहीं था। तो उस समय होता क्या है, खुशबू फर्स्ट इंडियन राजा गोपालाचारी, हाँ, तो उसमें ये हुआ था कि काफ़ी गुस्सा थे और ये माना जाता था कि अगर हम उस कारतूस को अपने दांतों से काटेंगे तो वो हमारे धर्म को नाश कर देगा। तो इस वजह से ये लोग मना कर देते हैं। और शुरुआत कौन करता है, बराकपुर बंगाल में मंगल पांडे शुरू करते हैं। जब मंगल पांडे शुरू करते हैं, ये अपने सीनियर ऑफिशियल को मार देते हैं, इन्हें फांसी की सजा हो जाती है। उसके बाद ये शुरू होता है मेरठ में, और मेरठ जो है वो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर था। मेरठ में होता है 1857 में, और वहां से जब ये होता तो इनके 70 से 80 सिपाही थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो बचे हुए सैनिक होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं और वो जाते हैं, जो उनके सीनियर ऑफिशियल थे उन्हें मार देते हैं, और जो उनके 70-80 सिपाही बंदी बनाए गए थे उन्हें छुड़ा के ले आते हैं और वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। उस समय दिल्ली में कौन था, मनीषा गौतम, A1 का डी बिल्कुल सही आंसर है। उस समय दिल्ली में कौन था, तो दिल्ली में उस समय थे खान बहादुर खान। आप जानते हैं मुगल का सबसे लास्ट था ये। तो दिल्ली में ये बहादुर शाह था, तो वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सब जाते हैं, जितने भी सिपाही थे वो जाते हैं तो मजबूरन उसे कहना होता है चलो ठीक है मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ। तो वो लीडर बन जाता है, और एट लास्ट क्या होता है, ये लोग उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं था, नेशनल राष्ट्रीयता का वो नहीं था, इमोशन नहीं था, तो इस वजह से ये फेल हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, सबसे लास्ट में जो 1857 का रिवोल्ट था, इसे क्या बोला जाता है कि इसने पहली बार अपने देश में आज़ादी का बीज बोया था। तो इस वजह से ये फर्स्ट फ्रीडम बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वीडी सावरकर से, इन्होंने इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। यहीं से इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है, कंपनी एक्ट। अभी तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी और वो अबोलिश यानी कि खत्म हो जाता है। अब यहाँ शासन शुरू होता है क्राउन का, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्वीन का यहाँ शासन शुरू होता है। तो अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे, और ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो सभी लोग कि इंडिया क्या है। इंडिया, भारत एक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, या सब सही है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। तब तक मैं आपको हल्का सा बता दूं भारत के बारे में। जब भारत देश बना था तो उसमें 4 प्रकार से ग्रुप A, B, C, D था। मैंने एक बार और बताया है आपको, फजल अली कमीशन बनता है। तो इस तरीके से स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2 बन जाता है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो, और हल्का सा मैं अमेरिका से कंपेयर करके बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस। अगर देखा है तो भारत में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है। अमेरिका में अगर देखें तो 50 स्टेट हैं। अमेरिका इंडिया में क्या डिफरेंस है, दूसरे का डी आंसर है। गंगा वर्मा जी ने डी बोला है, चंचल ने ए बोला है, मतलब गेस है कि हो भी सकता है। और इसका सही आंसर बता दूं, ए ही होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ऐसा क्यों है, देखो आर्टिकल नंबर 1, अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में यह बताया गया है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। पार्ट 1 संविधान का और आर्टिकल 1 से 4 इसमें यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। तो इंडिया में अगर कोई स्टेट है तो वो अपने आप से अलग नहीं हो सकता है, इसीलिए इंडिया के केस में कहते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब कि अगर यूनियन चाहे तो स्टेट को नष्ट भी कर सकता है और एक नया स्टेट भी बना सकता है।
पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब कि अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब अगर आप इंडिया में हो तो सिर्फ इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए होता है, ना कि उत्तर प्रदेश का नागरिकता अलग होता है, बिहार का अलग होता है, ऐसा नहीं है ना, एक नागरिकता है, इसे कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे एक तो यूएसए का सिटीजनशिप है और एक आप जिस स्टेट में रहते हो वहां का, तो वहां डबल सिटीजनशिप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे स्टेट्स को अलग पावर दिया गया है और यूनियन को अलग पावर दिया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पे अगर कोई भी स्टेट अलग होना चाहे तो अलग हो के अपना कुछ वो बना सकता है, अलग देश बना सकता है। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। ओके, खुशबू भारत राज्यों का संघ है। मनीषा का भी बिल्कुल सही आंसर है, खुशबू ने भी सही दिया है, ऑलमोस्ट सबका सही आंसर है। हल्का सा और मैं बता दूं, जो संविधान का आर्टिकल 1 है उसमें बताया गया है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि फेडरेशन है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। अमेरिका में क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो इंडिया के केस में यूनियन, अमेरिका के केस में फेडरेशन। ओके, और दूसरा एक चीज हम और देखेंगे तो आर्टिकल 1 में 2 बात और कही गई है। इंडिया का जो फेडरेशन है नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स, मतलब ये कह रहा है कि भारत के जो 28 स्टेट्स हैं ये एग्रीमेंट करके भारत देश बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका के जो 50 स्टेट्स हैं वो एग्रीमेंट करके यूएसए बनाया है, इसलिए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, और इंडिया के केस में कोई भी स्टेट अगर अलग होना चाहता है तो अलग नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ज्योग्राफी से। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है? जल्दी से सभी लोग आंसर दो इसका। तब तक मैं आपको और कुछ बता दूं इसके बारे में। भारत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। भारत में 28 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, और बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। और इसका जो सही आंसर होगा पाकिस्तान नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा, चंचल ने सबसे पहले आंसर दिया है, चंचल के लिए तालियां हो जाए, बिल्कुल सही आंसर है। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो है आपका बांग्लादेश। इसका मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, आप सभी को पता भी होगा, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। तो सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान से। आई थिंक ये आंसर सबका सही है। वैशाली ने भी बांग्लादेश बोला है, शिवांकी, सविता, मनीषा, सबका सही आंसर है, लेकिन जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए तालियां बजाई जाएगी। चलो, तो ये बहुत ही आंसर है, ये ट्रिक भी आप याद रखो इसके थ्रू। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है इकोनॉमी से। और ये आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश है और इंडिया इस तरीके से बांग्लादेश के साथ इतना बॉर्डर शेयर करता है, और ये म्यांमार के साथ इतना बॉर्डर है, भूटान के साथ छोटा सा, और सबसे कम बॉर्डर जो शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। तो आप देख सकते हो ये सब। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है इकोनॉमी से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो सभी लोग। हाँ चंचल, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है 85 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और जो भी लोग लेट में आ रहे हैं आप लोग टाइम से आया करें, ताकि शुरुआत में जो हमारे जीएस के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो वो मिस ना करें आप। तो जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको ये बताना है इनमें से कौन एक प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है। आपके ऑप्शन है इनकम टैक्स,
कारपोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स या वेल्थ टैक्स? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। मैंने आपको ये टैक्स के बारे में बताया था। दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है डायरेक्ट आपके द्वारा दिया जाता है, आपके सैलरी से काटा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है गुड्स पे लगाया जाता है, जो सामान होते हैं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबसे पहले दिया शिवांगी क्रेजीवाइन ने, सविता ने डी बोला है यानी कि वेल्थ टैक्स, खुशबू ने सी बोला है सर्विस टैक्स। बाकी लोग भी आंसर दो, आप इसमें गेस करो। मैंने पूछा कौन नहीं है, तो इनकम टैक्स आप डायरेक्ट देते हो तो ये होगा ही नहीं। कारपोरेट टैक्स भी आप डायरेक्ट देते हो, जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो तो आपका वो काट लेता है, तो ये भी नहीं होगा। वेल्थ टैक्स भी आप डायरेक्ट देते हो, सर्विस टैक्स जो है ये डायरेक्ट नहीं देते हो, इनडायरेक्ट हो जाता है। तो चंचल का सही है, मनीषा का सही है, गंगा वर्मा का सही है, खुशबू का सही है, बहुत ही सही आंसर है। और हल्का सा मैं आपको बताऊंगा टैक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग हुआ करता था, फिर 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया और उसका नाम है जीएसटी। क्या आप मुझे बता सकते हो जीएसटी कब फोर्स में आया? आप डेट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब पर्सन पे करता है अपने पॉकेट से तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब पर्सन कस्टमर के थ्रू, जो कंज्यूमर यूज करता है उसके थ्रू टैक्स पे किया जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लो। इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और अब जाके पहले तो ये अलग अलग थे लेकिन अब एक में हो चुके हैं, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और हम हल्का सा देखेंगे तो आप ये देख सकते हो, खुशबू ने बिल्कुल सही बोला है, 1 जुलाई से ये फोर्स में आया था। और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। जीएसटी काउंसिल बना था, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होती हैं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर इसकी चेयरमैन होती हैं, और ये फोर्स में आया इससे। और तो ये इतनी सारी चीजें हैं। अब चलो ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से। सविता ने परफेक्ट आंसर दिया है 1 जुलाई 2017। चंचल 2019-20 नहीं होगा, 2017 है। सविता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी लोग, और ये मैंने लिया है इन्वायरमेंट से। आपको ये बताना है कि एक एक्ट बना था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। आपको ये बताना है कि भारत में कौन सा डिजास्टर हुआ था, उसके बाद 1986 वाला एक्ट बनाया गया था। आपके सामने ऑप्शन है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ओलियम गैस लीक, मेलाइन लैंडस्लाइड इन पुणे या नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। मनीषा ने भी सही बताया 1 जुलाई 2017 जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी लोग। और जीएसटी में एक चीज और भी है, सभी स्टेट्स को भी उसमें शामिल किया गया है। और जीएसटी जैसे कुछ आते हैं तो उसमें आपको पता है अपने संविधान में आर्टिकल 368 से संशोधन होता है। तो संशोधन 2 तरीके से होता है। अगर सभी स्टेट के लेवल पे अगर होता है तो वो 50% रेटिफिकेशन चाहिए होता है सारे स्टेट का भी। चलो इसका आंसर दो। 5 का आंसर सभी ने दिया। सबसे पहले चंचल ने दिया है 5 का सी आंसर दिया है। और बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी से आंसर दो। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, कौन सा डिजास्टर हुआ था उसके बाद? तो भोपाल गैस त्रासदी आप सभी लोग जानते हो 1984 में हुआ था, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आपको बताना यह है कि कौन सा गैस लीक हुआ था जिसकी वजह से ये त्रासदी हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपका सही आंसर जो होगा, सभी लोग सी दे रहे हैं पर इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ये बता दो कौन सा गैस लीक हुआ था, और जब एक ट्रेजेडी हुआ था तो कौन सा गैस लीक हुआ था, और उसके बाद ये वाला एक्ट बना था 1986 में। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और यहां से शुरू होने जा रहा है करंट अफेयर के क्वेश्चन। सविता बी नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। आपको ये बताना है कि अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, तो भारत के तरफ से
कौन उसे रिप्रेजेंट किया था ऑफिशियली, भारत के तरफ से कौन गया था वहां पे? जल्दी से आंसर दो आप लोग। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, द्रौपदी मुर्मू जी या श्री जगदीप धनखड़। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। मनीषा मेथेन नहीं है, चंचल ने भी मेथेन बोला है। नहीं, आपको मैंने कल बताया था वो जो गैस था मेथिल आइसोसाइनेट था, MIC, रट लो आप। भोपाल गैस ट्रेजेडी में MIC गैस लीक हुआ था, मेथिल आइसोसाइनेट। खुशबू ने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताया है 3 दिसंबर 1984। चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग याद करो, MIC रट लो, जितनी बार रटना हो रट लो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो सविता ने सबसे पहले दिया है आंसर डी आंसर दिया है। अब देखना यह है कि क्या सविता का आंसर सही हो पाता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। शिवांकी ने मेथेन बोला, नहीं शिवांकी मेथेन नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा MIC। वैशाली ने भी डी बोला है। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो, तब मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा। फीफा वर्ल्ड कप आप सबको पता है कतर में हुआ था, और जल्दी से बताओ विनर कौन था, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता, और फाइनल राउंड में फीफा वर्ल्ड कप में किसको हरा के जीता? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कौन जीता था और किसको हरा के जीता था। चलो इसका सही आंसर दे दूं मैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ के बारे में आप सभी लोग जानते हो, ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो ये आप देख सकते हो जगदीप धनखड़ जी को, ये राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सविता ने सही बोला है, अर्जेंटीना जीता था। अब आपको ये बताना है कि किसको हरा के जीता। वैशाली ने भी सही बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो सभी लोग। अभी आपको यह बताना है कि कौन फर्स्ट वीमन है, फर्स्ट वीमन कौन है जो सोल्जर स्काई ड्राइवर बनी है इंडियन आर्मी की। पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है। आपके ऑप्शन है लांस नायक मंजू, लांस नायक सविता, कैप्टन अभिलाषा बराक एंड कैप्टन रानी। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। गंगा वर्मा जी ने अर्जेंटीना बोला है, किसको हरा के अर्जेंटीना बना? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। फ्रांस, चंचल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्रांस को हरा के अर्जेंटीना इस बार विनर बना है। और एक चीज और बता दूं आपको, अर्जेंटीना ये दूसरी बार यानी कि 29 साल पहले भी वर्ल्ड कप जीता था और इस बार भी जीता है। अब आपको ये भी बता दूं कैप्टन कौन था, तो वो मेसी थे, जो अर्जेंटीना टीम के कैप्टन थे मेसी थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सबसे पहले सविता ने दिया है और दिया लांस नायक मंजू। सविता ने सबसे पहले दिया, फिर चंचल ने दिया, गंगा वर्मा जी बता रहे फ्रांस, शिवांकी वाइस। तो एक बार चंचल और वैशाली के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर दिया है आप दोनों ने। आप ये पिक्चर भी देख लो, और ये है हमारी मंजू जी जो फर्स्ट स्काई डाइवर बनी है। चलो अब हम चलते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको बताना है। इसका आंसर देखता हूं मैं कि कौन दे पाता है। क्वेश्चन ये है कि धम्मा दीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। आपको ये बताना है कि किस राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। जल्दी से बताओ आप लोग, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सिक्किम, बिहार, तेलंगाना या त्रिपुरा। क्या आंसर होगा इसका? बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी अभी बनाई जा रही है। ये भारत की पहले बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा और साथ में और भी चीजें इसमें बताई जाएगी। चलो जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो सभी लोग, तब मैं हल्का सा और इसके बारे में बताता हूं। वैशाली ने बोला है बिहार, और बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो। खुशबू ने बी बोला है बिहार, और भी आंसर दो सभी लोग। क्रेजी वाइन शिवांकी ने भी बी बोला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलो मैं बता दे रहा हूं, इसका जो सही आंसर होगा, सविता ने सी बोला है, गंगा वर्मा ने बी बोला यानी बिहार, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा आप देख सकते हो, ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और त्रिपुरा में मानू बंकुल जगह पे ये बनाया जा रहा है। 2022 में इसकी न्यूज
आधारशिला रखी गई है और ये भारत की पहले बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है भारत में, आप ये देख सकते हो। चलो अब हम चलते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे, और इसका और बुद्धिज्म के बारे में हल्का सा जान लो आप लोग, क्योंकि हल्का सा बुद्धिज्म के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं गौतम बुद्ध को आप सभी लोग जानते हो, और ये काफी पुराना है, ये अशोका के समय इनका इमर्ज होता है। इनके अगर बुद्धिज्म में देखें तो 4 नोबल ट्रुथ हैं, सबको पता है, दुख, समुदाय, निरोध, मग्गा और अष्टांगिक मार्ग इसमें दिया गया है। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट इफर्ट कंसंट्रेशन। बुद्धिज्म का जो लास्ट होता है वो क्या होता है, निर्वाण पाना होता है, और इसमें कोई ये गॉड को नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कोई सुप्रीम गॉड नहीं होता है बुद्धिज्म में। चलो इसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट में 4 काउंसिल हुए थे, और ये 4 काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला काउंसिल हुआ था अजात शत्रु के समय में 483 BC में। दूसरा आप सभी को पता है काल अशोक के समय हुआ था, और ये हुआ था 383 BC में। फिर तीसरा काउंसिल अशोक द ग्रेट अशोक के समय हुआ था, मौर्य एम्पायर के समय में, और ये 250 BC में हुआ था। और सबसे लास्ट वाला कनिष्का के समय हुआ था, और ये 72 AD में हुआ था। चलो कुछ ये इंफॉर्मेशन है जो पीपीटी के थ्रू आप रिवीजन करते रहना। और अब हम चलते हैं करंट अफेयर का नवा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो सभी लोग जी। खुशबू ने बोला जैन में मोच, हाँ। राधिका कोई बात नहीं, आप लोग समय से आते रहिए ताकि आपका जो जीएस वाले क्वेश्चन है वो मिस ना हो। इसका आंसर दो आप लोग कि आगा खान कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। ओके, काल अशोक, कनिष्का। चलो इसका आंसर दो सभी लोग, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है। तो कल मैंने आपको कप के बारे में बताया था, इसके पहले मैं आपको डूरंड कप बता चुका हूँ। डूरंड कप का संबंध किसके है, फुटबॉल से है। कल मैंने संतोष ट्रॉफी के बारे में क्वेश्चन दिया था, और संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से था। लेकिन आगा खान कप का संबंध किससे है। मनीषा ने सबसे पहले आंसर दिया है सी, हॉकी। वैशाली ने भी हॉकी बोला है, और चंचल ने ए बोला है, बाकी खुशबू ने टेनिस बोला है। तो एक बार मनीषा और वैशाली के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस खेल का संबंध, इस कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। और एक ध्यानचंद का खेल होता है, उसका संबंध भी हॉकी से है। हल्का सा एक जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, अगर आगा खान कप पूछे तो हॉकी से है, अगर इसी में आगा खान गोल्ड कप पूछ ले तो ये फुटबॉल से इसका संबंध है। तो आपको बस ये याद रखना, अगर गोल्ड है तो फुटबॉल हो जाएगा, और गोल्ड नहीं है तो वो हॉकी हो जाएगा। और ये जो गेम हो रहा है ये ब्रिटिश रूल के समय से हॉकी गेम की शुरुआत हुई थी, और लगातार ये चलती आ रही है। चलो करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद रैपिड फायर शुरू होगा। और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत के अगर देखा जाए तो जो इंडियंस थे, सबसे पहले किस इंडियन को नोबेल अवार्ड दिया गया था। जल्दी से आंसर दो आप लोग, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या यश चंद्रशेखर। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। 9 का सी, शिवांकी का भी सही आंसर था, हॉकी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो सभी लोग, और देखता हूं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। तब तक मैं आपको नोबेल अवार्ड के बारे में बता देता हूं। नोबेल अवार्ड सबसे पहले दिया है चंचल ने आंसर, गंगा वर्मा जी ने दिया है, फिर मनीषा ने दिया है, और सभी लोग दे रहे हैं बी आंसर। सही आंसर इसका जो होगा, इसका सही आंसर होगा, मनीषा ने एकदम एग्जैक्ट डेट भी बता दिया, 1913। इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। जल्दी से बताओ आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर को तो सबसे पहले मिला था, पर किस फील्ड में सबसे पहले दिया गया था।
नहीं, सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था रमन इफेक्ट के, लेकिन सबसे पहले जो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। हल्का सा हम जानेंगे नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है और चाहे जो एग्जाम हो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी, जो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत में ये पीस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर 5 फील्ड में दिया जाता था। पहले इकोनॉमी के फील्ड में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 में इकोनॉमी को भी ऐड किया गया और 1969 में पहली बार इकोनॉमी में भी नोबेल प्राइज दिया गया था। जो सबसे पहला प्राइज दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। और एक चीज मैं बता दूं आपको, नोबेल प्राइज सिर्फ 3 इंसान को एक साथ दिया जा सकता है, मतलब 3 इंसान इसको शेयर कर सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट 3 बार किया गया था, लेकिन एक भी बार इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। फिर क्या होता है, एट लास्ट महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है और नोबेल प्राइज जो है ये मरने के बाद यानी पोस्टुमसली नहीं दिया जाता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से इंडियंस नोबेल प्राइज पा चुके हैं। सभी ने सही आंसर दिया, मनीषा गौतम, गीतांजलि, वैशाली, चंचल लिटरेचर, बहुत सही आंसर, सबका सही आंसर है। कुछ और हम फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए और उन्हें लिटरेचर में दिया गया था। इसके बाद सीवी रमन को दिया गया था 1930 में। 1930 में हमारे देश में कौन सा आंदोलन हो रहा था, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 1930 में इन्हें रमन इफेक्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया था और वो फिजिक्स में दिया गया था। इसके बाद 1968 में हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था और वो मेडिसिन के फील्ड में दिया गया था, और किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस पर। इसके बाद मदर टेरेसा को दिया जाता है। 1979 में मदर टेरेसा जी को पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज। आपको फील्ड भी याद रखना है और ईयर भी पूछ लेता है। इसके बाद एस चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में दिया गया था और 1983 में दिया गया था। किस लिए, क्योंकि इन्होंने बताया था स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। इसके बाद अमर्त्य सेन को आप जानते हैं, इनको 1998 में इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद वीएस नैपोल, इनको मिला था लिटरेचर में और सन 2001 में इनको मिला था। इसके बाद वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में मिला था सन 2009 में। इसके बाद हम अगर देखें तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मिला था और किसके साथ, मलाला यूसुफजाई जो पाकिस्तान की है उनके साथ मिला था शेयरिंग में। और अभी लेटेस्ट में जो मिला था 2019 में, वो मिला था अभिजीत बनर्जी को, और अभिजीत बनर्जी जो है इंडियन ओरिजिन है और इनको मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था इनको। तो हमने इतने सारे देखे जो भी इंडियंस हैं, जो भी इंडियन ओरिजिन है, इनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके, सभी ने सही आंसर दिया है। उस समय नमक सत्याग्रह हो रहा था, डांडी मार्च हो रहा था उस समय 1930 में। चलो, महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है और गोडसे इनको गोली से मार देता है। चलो, रैपिड फायर के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ। और रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि कोई गलत आंसर ना दे, जल्दी से आंसर दो आप लोग कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। नमक सत्याग्रह, अगर आपको याद हो तो ये भी बता दो, नमक सत्याग्रह किस डेट में हुआ था, मार्च अप्रैल में, अगर आपको डेट एग्जैक्ट पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। जल्दी से आंसर दो आप सभी लोग कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होता है कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ओके, सभी बता रहे हैं सी आंसर, और जिसने भी सी बताया है सबका सही आंसर है। सी आंसर एकदम सही है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में का कार्यकाल कितने साल का होता है, जल्दी से आंसर दो। राज्यसभा का जो टीन्योर होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल, 6 साल, 5 साल, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पहले भंग कर दिया गया, या 6 साल, या राष्ट्रपति द्वारा पहले भंग कर दिया जाना।
जल्दी से बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 रैपिड फायर का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सभी लोग आंसर दे रहे हैं 6 ईयर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। गंगा वर्मा जी का सही है, सभी का आंसर है सही। वैशाली, मनीषा, सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में मैंने आपको बताया था 545 इस समय है और 550 अधिकतम होता है। तो इसी तरीके से राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? सविता ने भी 6 ईयर बोला है, खुशबू ने 6 ईयर, चंचल, सभी का सही आंसर है 250। सबसे पहले मनीषा ने बोला है और बिल्कुल सही आंसर है। राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या होती है मेंबर्स की वो 250 होती है। सभी का सही आंसर है तीसरे का बी, गंगा वर्मा, मनीषा, ऋत्विका, सभी का सही आंसर है। खुशबू 252 नहीं होगा, 250 होगा अधिकतम संख्या। इसका आंसर दो, कौन एक परमानेंट बॉडी है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा और विधानसभा? कौन? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी लोग, रैपिड फायर। और सभी ने आंसर दे दिया 5 का सी, लेकिन गलत आंसर है। मनीषा सी नहीं होगा। क्रेजी शिवांकी ने 6 बोला है और बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो आंसर हो जाएगा, टोटल 6 स्टेट हैं और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, यूपी तेल बेचकर महान बना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलो, रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको ये बताना है कि जो नेशनल एंथम है जन गण मन, ये किसने कंपोज किया था? सभी ने सही आंसर दिया है। मनीषा, खुशबू, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो सभी लोग। आपको ये बताना है रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी या देवेंद्र नाथ टैगोर या मोहम्मद इकबाल। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। जी, सविता का भी सही आंसर है। 6 स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो सभी लोग क्या होगा? किसने कंपोज किया था? जल्दी से आंसर दो। और सविता ने 6 का ए बोला है। जिसने भी ए बोला है उसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, इसका सही आंसर है। चलो, रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये बताना है कि हमारे संविधान को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? चंचल, मनीषा, सबका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो सभी लोग। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? खुशबू, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। कौन चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? सविता ने डी बोला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर
शिवांगी ने भीमराव अम्बेडकर, मनीषा ने भी जवाहरलाल नेहरू बोला है, वैशाली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, और ऋत्विका ने बोला है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा, जैसे खुशबू ने बताया ए भीमराव अंबेडकर, तो इसका सही आंसर जो होगा वो भीमराव अंबेडकर होगा। सविता राजेंद्र प्रसाद जी नहीं होंगे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था उसके जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा रहा आज का क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, तो कल मिलते हैं। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। भीमराव अंबेडकर, चंचल, खुशबू, सभी का सही आंसर है भीमराव अंबेडकर जी है। ओके, गुड नाइट।